स्वागत। आज हम वैदिक सभ्यता के स्रोतों में गहराई से उतर रहे हैं। ये वो दौर है जो मोटे तौर पर 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। हाँ, और जो हमारे पास सामग्री है वो इसे दो हिस्सों में देखती है। एक पूर्व वैदिक काल, मतलब लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और फिर उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, है ना? बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि इन स्रोतों से क्या खास बातें निकल कर आती हैं। हाँ, तो सबसे पहली बात, इसे वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं? शायद नाम में ही जवाब है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसी दौरान वेदों की रचना हुई या कहें संकलन हुआ। सामग्री तो यही बताती है। और यहीं पर वो इंडो आर्यन सिद्धांत भी आता है। हाँ, वही जिसके मुताबिक आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था, और ये वैदिक ग्रंथ ऐसा माना जाता है कि इन्हीं इंडो आर्यों ने रचे। अच्छा, और क्या इसके पक्ष में कुछ सबूत वगैरह का भी जिक्र है? हाँ, है ना। स्रोत कुछ दिलचस्प चीजों का जिक्र करते हैं, जैसे वो तुर्की में मिला बोगासगोय शिलालेख। बोगस कोई? हाँ, उसमें क्या खास है? उसमें 4 वैदिक देवताओं के नाम हैं: इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। और ये करीब 1400 ईसा पूर्व का बताया जाता है, तो मतलब काफी पुराना है। ये तो महत्वपूर्ण है। और सिर्फ शिलालेख ही नहीं, शायद भाषा की समानताएं भी। हाँ हाँ बिल्कुल, सामग्री में उसका भी जिक्र है। जैसे संस्कृत का शब्द है भ्राता। भाई। हाँ, तो यूरोप की कई भाषाओं में इससे मिलते जुलते शब्द हैं। या जैसे गिनती का शब्द सप्त, मतलब 7। अच्छा, ये समानताएं? हाँ, तो ये इशारा करती हैं कि शायद इन भाषाओं का कोई एक कॉमन सोर्स रहा हो, ऐसा माना जाता है। हालांकि स्रोतों में बाल गंगाधर तिलक जी की किताब द आर्कटिक होम ऑफ वेदास का भी जिक्र है। वो शायद एक अलग ही नजरिया देती है मूल स्थान पर। तो मतलब ये बहस का मुद्दा रहा है। समझ गया। खैर, अब आते हैं इस युग के सबसे अहम हिस्से पर, वेद। सामग्री कहती है ये सबसे पुराने ग्रंथ हैं इस दौर के। सही कहा। और वेद का मतलब ही ज्ञान हुआ, है ना? हाँ बिल्कुल, नॉलेज। और दिलचस्प बात यह है कि इन्हें देखने का नजरिया, इन्हें अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय मतलब? मतलब किसी इंसान ने नहीं रचा, एक तरह से डिवाइन या इटर्नल ट्रूथ माना गया है। ओह, और श्रुति भी कहते हैं? हाँ, श्रुति यानी जो सुना गया। फिर वही बात कि ये ज्ञान मिला है, बनाया नहीं गया, ईश्वर का दिया हुआ, ऐसा। इनकी तुलना ज़ेंदवेस्ता से भी की गई है। हाँ। जो पारसी ग्रंथ है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ रचा हुआ नहीं बल्कि सुना हुआ, मानव रचित नहीं। इसका तो मतलब समाज में इनकी अथॉरिटी बहुत जबरदस्त रही होगी। बिल्कुल। अच्छा, तो ये वेद कोई एक किताब तो है नहीं, कई हिस्से हैं इनके। हाँ हाँ बिल्कुल, ये एक पूरा कलेक्शन है जो समय के साथ बना, और सामग्री इनके स्ट्रक्चर को बड़े अच्छे से बताती है। इसमें ज्ञान का विकास भी दिखता है। कैसे? देखिए, सबसे पहले है संहिता। ये मूल रूप से मंत्र हैं, स्तुतियां हैं, यज्ञों में इस्तेमाल होने वाले। यानी शुरुआत मंत्रों और उनके उच्चारण से हुई। हाँ, कह सकते हैं। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। इनमें उन मंत्रों की व्याख्या है, पर जोर कर्मकांड पर ज्यादा है। यज्ञ कैसे करें, क्यों करें, उनका विधान क्या है। अच्छा, मतलब यज्ञ की पूरी विधि और उसका महत्व। ये एक तरह से यज्ञ की मैनुअल्स जैसी हुई। हाँ बिल्कुल, यज्ञ करने की गाइड बुक। इसके बाद आते हैं आरण्यक। आरण्यक? अरण्य मतलब जंगल? हाँ, जंगल। तो ये ग्रंथ उनसे जुड़े हैं जो शायद समाज से दूर वनों में रहते थे, तपस्वी, ऋषि वगैरह। इनमें कर्मकांड से ज्यादा ध्यान रहस्यवाद और फिलॉसफिकल विचारों पर है। यज्ञों के सिंबॉलिक मीनिंग पर ज्यादा जोर है। वो तो धीरे धीरे बाहरी कर्मकांड से हटकर अंदरूनी चिंतन की तरफ। हाँ, एक शिफ्ट दिखता है। और अंत में आते हैं उपनिषद। उपनिषद, इन्हें वेदांत भी कहते हैं ना? वेद का अंत। बिल्कुल, और नाम बहुत सही है, क्योंकि यहाँ आकर फोकस पूरी तरह से फिलॉसफी और आध्यात्मिक ज्ञान पर आ जाता है। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ये दुनिया कैसे बनी, ज्ञान क्या है। गहरे सवाल। हाँ बहुत। सामग्री बताती है कि पारंपरिक रूप से 108 उपनिषद है, पर 10 को मुख्य माना गया है। ये सचमुच कर्मकांड से हटकर एकदम शुद्ध ज्ञान और तत्व मीमांसा की तरफ एक बड़ा कदम है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें वैदिक काल की एक काफी लेयर्ड तस्वीर देते हैं। एक लंबा दौर, मध्य एशिया से कनेक्शन वाला एक सिद्धांत, उसके कुछ सबूत, और सबसे जरूरी वेदों का ये पूरा ढांचा। हाँ, जो सिर्फ ग्रंथ नहीं बल्कि एक यात्रा है, मंत्रों और यज्ञों से शुरू होकर अस्तित्व के सबसे गहरे सवालों तक। बिल्कुल।
और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये साफ है कि यही काल और यही ग्रंथ आगे के भारतीय दर्शन, धर्म, संस्कृति सबकी नींव रखते हैं। ज्ञान की ये यात्रा मतलब बाहरी चीजों से अंदरूनी खोज तक बाद की लगभग हर सोच को प्रभावित करती है। सही कहा। यह समझना कि ज्ञान का रूप कैसे बदला, ये अपने आप में ही काफी दिलचस्प है। अच्छा, तो सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ते हैं। सामग्री कहती है कि उपनिषदों को वेदांत यानी वेदों का अंत कहा जाता है और इनमें दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान है। तो जरा सोचिए, इन फाउंडेशनल ग्रंथों का आखिरी हिस्सा बाहरी कर्मकांड के बजाय सीधे अस्तित्व, चेतना, ज्ञान के स्वभाव पर इतने गहरे सवाल क्यों उठाता है? क्या ये वाकई किसी यात्रा का अंत था या फिर एक बिल्कुल नई, ज्यादा गहरी आत्मविश्लेषण वाली खोज की शुरुआत? इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे पास प्राचीन भारतीय ज्ञान पर कुछ नोट्स हैं, हाँ? खासकर वेदों पर। तो चलिए देखते हैं ये वेद आखिर हैं क्या। बिल्कुल। देखिए, ये जो स्रोत हैं हमारे पास, ये 4 मुख्य वेदों की बात करते हैं और इन्हें भारतीय सोच, भारतीय संस्कृति की नींव माना जाता है ना? हाँ, नींव। हजारों साल पुराने हैं ये ग्रंथ और इनमें उस समय के रीति रिवाज, फिलोसफी, समाज कैसा था, उसकी एक झलक मिलती है। काफी दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? सबसे पुराना शायद ऋग्वेद। नोट्स में लिखा है ये तो बहुत बड़ा है, 10 मंडल और 1028 सूक्त। सही, हाँ, 10 मंडल, 1028 भजन या सूक्त कह लीजिए। इसमें इंद्र, अग्नि, सोम ऐसे देवताओं की स्तुतियां भरी पड़ी हैं। ये उस शुरुआती वैदिक काल को दिखाता है। और वो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, वो भी यहीं से है, तीसरे मंडल से शायद। बिल्कुल सही, ऋषि विश्वामित्र ने रचा था इसे। और एक और दिलचस्प बात जो नोट्स में है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का जिक्र है। ओह अच्छा, मतलब सामाजिक भूमिकाओं को एक तरह से डिवाइन बताया गया। हाँ, कुछ वैसा ही। ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक संरचना को धर्म से जोड़ा गया। और हाँ, इसके मंत्रों को जो पुरोहित पढ़ते थे उन्हें होत्रु कहते थे। और उपनिषद भी हैं इसके, केन और छांदोग्य। ठीक है। ऋग्वेद के बाद सामवेद। नोट्स कहते हैं ये धुनों और गायन पर फोकस करता है, कुछ म्यूजिकल सा। हाँ बिल्कुल, सामवेद असल में ऋग्वेद के ही चुने हुए मंत्र हैं जिन्हें खास यज्ञों में, खासकर सोम यज्ञ में गाया जाता था। इसमें गाने वाले पुरोहित उद्गाता कहलाते थे। अच्छा, तो मतलब शब्दों के साथ साथ सुर और ताल का भी महत्व था? निश्चित रूप से। ये वैदिक परंपरा का एक अहम पहलू है, ध्वनि, उच्चारण, उसका परफॉर्मेंस। ठीक है, फिर आता है यजुर्वेद। नोट्स के हिसाब से इसमें यज्ञ की विधियां हैं, मतलब मंत्र, और ये 2 हिस्सों में है, शुक्ल और कृष्ण। जी, यजुर्वेद पूरा का पूरा यज्ञ की प्रक्रिया, उसके कर्मकांड पर आधारित है। इसीलिए इसे कर्मकांड का वेद कहते हैं। और ये जो शुक्ल यानी सफेद और कृष्ण यानी काला विभाजन है, वो असल में इन यज्ञीय सूत्रों की अलग अलग पाठ परंपराएं और उनकी व्याख्याएं हैं। और इसके साथ जुड़े हैं शतपथ ब्राह्मण और वो बहुत महत्वपूर्ण बृहदारण्यक उपनिषद, है ना? बिल्कुल। शतपथ ब्राह्मण तो एक बहुत बड़ा गद्य भाष्य है और बृहदारण्यक उपनिषद वो तो बाद के भारतीय दर्शन के लिए, खासकर आत्मा ब्रह्म की बातों के लिए एक तरह से मील का पत्थर साबित हुआ। अब आते हैं अथर्ववेद पर। नोट्स कहते हैं ये सबसे नया है और इसमें जादू टोना, जड़ी बूटियों से इलाज, मंत्र वगैरह हैं। ये तो काफी अलग लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा अलग है। अथर्ववेद में आम लोगों की जिंदगी, उनकी रोजमर्रा की चिंताएं ज्यादा झलकती हैं, जैसे स्वास्थ्य, सुरक्षा, लंबी उम्र। इन सब के लिए मंत्र, टोटके। इसके पुरोहित ब्रह्मा कहलाते थे, जो यज्ञ के निरीक्षक होते थे। मतलब ये ज्यादा प्रैक्टिकल किस्म का था, आम जीवन से जुड़ा हुआ। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें गहरी फिलॉसफी नहीं है, बिल्कुल है। ये दिखाता है कि वैदिक सोच में दोनों पहलू थे, ऊंचे दार्शनिक विचार भी और आम जीवन की जरूरतें भी। और इसी से जुड़े हैं वो 2 उपनिषद, मुंडकोपनिषद जहां से सत्यमेव जयते लिया गया, हाँ, हमारा राष्ट्रीय वाक्य, और महोपनिषद जिसमें वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, ये विचार है। वाह, ये तो आज भी कितने जरूरी लगते हैं। बिल्कुल। इन विचारों का हमारी संस्कृति पर बहुत गहरा असर रहा है। ये दिखाता है कि अथर्ववेद में लोक परंपराओं के साथ कैसी ऊंची सोच भी शामिल थी। तो ये इतना सारा ज्ञान, वेद, उपनिषद, इसको समझा कैसे गया? नोट्स में कुछ दर्शनों का भी जिक्र है, सांख्य, योग, न्याय और वेदांग भी। वेदांग मतलब वेद के अंग। सही पकड़ा।
वेदांग यानी वेद के अंग। देखिए, ये जो दर्शन है, जैसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, ये सब इस वैदिक ज्ञान को समझने, उसकी व्याख्या करने, उसे व्यवस्थित करने के तरीके हैं। हर दर्शन अपने तरीके से सच्चाई, ज्ञान, मुक्ति जैसे सवालों को खंगालता है। और वेदांग वो क्या करते थे? हाँ, वेदांग एक तरह से टूल्स थे। जैसे शिक्षा, सही उच्चारण कैसे हो, व्याकरण, भाषा का स्ट्रक्चर समझने के लिए, निरुक्त, शब्दों का अर्थ, उनकी उत्पत्ति, छंद, मंत्रों का मीटर, कल्प, यज्ञ कैसे करें, और ज्योतिष, सही समय जानने के लिए। इनके बिना वेदों को ठीक से समझना और यज्ञ करना मुमकिन नहीं था। अच्छा, तो ये भाषा और कर्मकांड की चाबियां थीं एक तरह से। बिल्कुल। तो अगर हम इसे समेटें तो हमने इन स्रोतों के आधार पर चारों वेदों को देखा। ऋग्वेद के भजन, सामवेद का संगीत, यजुर्वेद की यज्ञ विधियां और फिर अथर्ववेद का लोक व्यवहार और दर्शन। हाँ, और ये स्रोत यही दिखाते हैं कि वेद कोई एक किताब नहीं है। ये सदियों में जमा हुआ ज्ञान है जिसमें कई परतें हैं। शुरुआती प्रार्थनाओं से लेकर बाद के जटिल दर्शन और सामाजिक नियम, सब कुछ है इसमें। प्राचीन भारत की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तस्वीर मिलती है। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है। नोट्स में हर वेद के खास पुरोहित का नाम है, होत्री, उद्गाता, अध्वर्यु, हालांकि यहाँ नाम नहीं है पर यजुर्वेद से जुड़े थे, और ब्रह्मा। कभी सोचा है कि इन अलग अलग पुरोहितों की जो अपनी खास विशेषज्ञता थी, उसने इस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी बचाने और शायद समझाने के तरीके को कैसे बदला होगा? ये सोचने वाली बात है। निश्चित रूप से उनकी भूमिकाओं ने ज्ञान के ट्रांसमिशन और उसकी इंटरप्रिटेशन पर गहरा असर डाला होगा। इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के वैदिक काल की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ नोट्स और स्रोत हैं जो हमें पूर्व वैदिक यानी ऋग्वेदिक काल और फिर उत्तर वैदिक काल की तस्वीर दिखाते हैं। बिल्कुल, और हमारा मकसद है इन स्रोतों से वो जरूरी बातें निकालना, मतलब ये समझना कि उस जमाने में समाज, सियासत, धर्म और जीने का तरीका, वो सब कैसे पनपा, कैसे बदला। देखते हैं इन युगों की खासियत क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ऋग्वेदिक काल से, है ना, जिसका समय लगभग 1800 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। हाँ बिल्कुल, और इसकी जानकारी का सबसे बड़ा खजाना तो जाहिर है ऋग्वेद ही है, बल्कि उसकी कुछ पांडुलिपियां तो यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भी शामिल हैं। अच्छा, और ये लोग कहाँ बसे थे? वो सप्त सिंधु वाला इलाका? हाँ, सप्त सिंधु मतलब सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और पौराणिक सरस्वती, वो इलाका। पहाड़ों में हिमालय और हिंदू कुश का भी जिक्र मिलता है। तो भूगोल तो काफी हद तक पशुपालन वाला लगता है। सही कहा, वो काफी हद तक पशुपालक थे। ये उनके जीवन के तरीके से जुड़ा था। अच्छा, तो उस वक्त समाज कैसा था? सुना है पितृसत्तात्मक तो था, लेकिन वर्ण व्यवस्था उतनी पक्की नहीं थी। हाँ, समाज पितृसत्तात्मक जरूर था, लेकिन वर्ण व्यवस्था जो थी वो काम पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। मतलब लोग अपना काम बदल सकते थे, ऐसी गुंजाइश थी। और सामाजिक रीति रिवाज, बाल विवाह वगैरह? नहीं, बाल विवाह जैसी कुरीतियां नहीं थी, और विधवा पुनर्विवाह की इजाजत थी, जिसे नियोग कहते थे। और हाँ, गाय का दर्जा बहुत ऊंचा था, उसे अघन्य कहा गया, मतलब जिसे मारा ना जाए। वो उनकी संपत्ति का एक बहुत अहम हिस्सा थी। समझ गई। और राजकाज, राजा होता था, कोई सभा, समिति जैसी चीजें? बिल्कुल, राजतंत्र था। राजा को कभी कभी गोपति भी कहते थे, यानी मवेशियों का स्वामी, जो दिखाता है कि पशुपालन कितना जरूरी था। गोपति, हाँ। और राजा की मदद के लिए सभा थी शायद, जिसमें बुजुर्ग या खास लोग होते थे, और समिति थी जिसमें आम लोग शामिल होते थे। एक विदत का भी जिक्र है जो शायद धार्मिक कामों के लिए होती होगी। अधिकारी भी होते होंगे, सेनापति, पुरोहित। हाँ, सेनानी यानी सेना प्रमुख, पुरोहित यानी पुजारी, ग्रामीणी यानी गांव का मुखिया, ये सब थे। और राजा को लोग अपनी मर्जी से जो भेंट देते थे उसे बाली कहते थे। बाली? अच्छा। और वो दशराजन युद्ध का भी जिक्र है ना ऋग्वेद में? हाँ हाँ, मशहूर दशराजन युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध जो रावी नदी यानी पुरुषनी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, अब आते हैं धर्म पर। प्रकृति की पूजा ज्यादा होती थी। हाँ बिल्कुल, प्रकृति पूजा ही मुख्य थी। इंद्र सबसे अहम देवता थे, उन्हें पुरंदर भी कहा गया है, यानी किले तोड़ने वाला। पुरंदर, ये शायद उस दौर के संघर्षों की तरफ इशारा करता है। हो सकता है, बिल्कुल। फिर अग्नि थे, जिन्हें देवता और इंसान के बीच की कड़ी माना जाता था।
इनके अलावा पृथ्वी, सोम, वायु, रुद्र जैसे और भी देवता थे। एक और दिलचस्प बात, ऋग्वेद में एक भजन है जो ऋषि विश्वामित्र और दो नदियों व्यास और सतलज के बीच संवाद जैसा है। कमाल है, नदियों से संवाद। तो ये तो था ऋग्वैदिक काल, मोटा मोटा। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल पर। ये है लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व। यहाँ से चीजें काफी बदलनी शुरू हुई हैं, है ना? बिल्कुल। यहाँ एक बड़ा मोड़ आया। सबसे बड़ा बदलाव था लोहे का इस्तेमाल, जिसे हो कृष्ण अयस या श्याम अयस कहते थे। लोहा, उससे क्या फर्क पड़ा? बहुत बड़ा फर्क। लोहे के औजारों से जंगलों को साफ करना आसान हुआ, गहरी जुताई संभव हुई, तो खेती का विस्तार हुआ। आर्य लोग पूरब की तरफ बढ़े, गंगा यमुना के दोआब तक, और फिर उससे भी आगे। अच्छा, मतलब अर्थव्यवस्था का आधार बदल गया, पशुपालन से खेती की तरफ। हाँ बिल्कुल। अब अर्थव्यवस्था ज्यादा कृषि प्रधान हो गई। चावल यानी व्रीहि जैसी फसलें अहम हो गईं। कहते हैं कि राजा जनक भी हल चलाते थे, मतलब खेती का महत्व बढ़ गया था। और इस बदलाव का समाज पे क्या असर पड़ा? वो वर्ण व्यवस्था। असर बहुत गहरा था। वर्ण व्यवस्था अब जन्म पर आधारित हो गई और बहुत कठोर हो गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये विभाजन पक्का हो गया। खासकर क्षत्रियों का दबदबा बढ़ा, क्योंकि जमीन और राजपाट का महत्व बढ़ गया था। और महिलाओं की स्थिति, उसमें भी बदलाव आया? हाँ, लायदा महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। उन्हें अब सभा समिति जैसी संस्थाओं में जाने की इजाजत नहीं रही। गोत्र व्यवस्था भी इसी समय शुरू हुई, जिससे विवाह संबंधों को और नियंत्रित किया जाने लगा। गोत्र व्यवस्था, हाँ। और जीवन को 4 आश्रमों में बांटने वाली बात। जी हाँ, जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये एक आदर्श व्यवस्था मानी गई। विवाह के नियमों में भी लगता है काफी विस्तार हुआ। वो 8 तरह के विवाह। हाँ, ये दिलचस्प है। 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र मिलता है। ब्रह्म विवाह, दैव्य विवाह, आर्ष, प्रजापत्य, ये अच्छे माने जाते थे। फिर गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह, और कुछ अमान्य भी थे, जैसे असुर विवाह जिसमें वधु को खरीदा जाता था, राक्षस विवाह जिसमें अपहरण होता था, और पिशाच विवाह। बाप रे, काफी विविधता। हाँ, ये उस समाज की जटिलता और बदलते हुए नियमों को दिखाता है। अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों की भी चर्चा है। ये सामाजिक बदलाव तो वाकई बहुत बड़े हैं। राजनीति में भी कुछ फर्क आया होगा फिर? जरूर। राज्यों का आकार बढ़ा, राजा और ज्यादा ताकतवर हुए। कुरु और पंचाल जैसे बड़े महाजनपद बने, हस्तिनापुर जैसी राजधानियां उभरी। महाभारत का काल भी इसी दौर के आसपास माना जाता है। सभा और समिति जैसी संस्थाएं तो रहीं, पर शायद राजा पर उनका अंकुश कम हो गया होगा। तो संक्षेप में कोई और जरूरी बात जो इन स्रोतों से पता चलती है? कुछ और चीजें भी हैं, जैसे जीवन के 4 पुरुषार्थ या लक्ष्य माने गए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का एक और नाम रत्नाकर था। कल्प शब्द कर्मकांडों से जुड़ा है, और ऋषि व्यास को पुराणों और महाभारत का संकलन करता माना जाता है। बहुत सारी जानकारी। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे ऋग्वैदिक काल की वो जो सरल, ज्यादातर पशुपालक जिंदगी थी, वो उत्तर वैदिक काल में एक ज्यादा जटिल कृषि आधारित समाज में बदल गई। हाँ, और इसमें लोहा, खेती का विस्तार और पूरब की ओर बढ़ना, ये सब बड़े कारण थे। समाज ज्यादा बंट गया, राजनीति ज्यादा केंद्रीकृत हो गई। बिल्कुल। तो ये बदलाव काफी अहम थे। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक आखिरी सवाल शायद श्रोताओं के मन में छोड़ने के लिए, कैसे तकनीक जैसे कि लोहा और भौगोलिक विस्तार, मतलब जमीन का बढ़ना, इसने सिर्फ समाज का ढांचा ही नहीं बदला, बल्कि शक्ति के समीकरणों और धार्मिक सोच को भी कैसे और कितना गहरा प्रभावित किया होगा। और क्या उसके कुछ निशान आज भी बाकी हैं? सोचने वाली बात है।